देखिए, पहला जो हमारा प्रश्न है, सोचो और लिखो। जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? अब 4 लोक देवता हमारे सामने विकल्प के रूप में मौजूद हैं, उनमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो जाहर पीर के नाम से किसे जाना जाता है? बाबा रामदेव जी, बाबू जी, तेजा जी या गोगा जी? बताइए। गोगा जी को हम जाहर पीर के नाम से जानते हैं, तो सामने एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें आपको सही विकल्प द लिखना। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, देखो, अब अगले प्रश्न में थोड़ा सा हमें शब्दों के अर्थ लिखने हैं और उस अर्थ के आधार पर, उन शब्दों के अर्थ लिखने के पश्चात शब्दों के आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। गोरक्षक, गोरक्षक किसको कहेंगे? गायों की रक्षा करने वाला। तो जो गायों की रक्षा करता, या हम कह सकते हैं गाय की रक्षा करने, गाय की रक्षा करने और हमारा वाक्य क्या बन जाएगा? बोलिए तेजा जी। गोरक्षक देवता तेजा जी गोरक्षक देवता यह हमारा वाक्य बन गया। अगला देखिए, बलिदान। बलिदान का मतलब होता है, बलिदान का मतलब प्राण न्योछावर करना। किसी के भी लिए अपने प्राण निस्वार्थ भाव से अपने जो प्राण न्योछावर कर देता है कोई व्यक्ति, किसी की रक्षा के लिए, किसी के अन्याय और अधर्म के विरुद्ध लड़ते हुए, तो इसको हम कहेंगे बलिदान। जैसे हमारे जो फौजी भाई हैं, जो बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं, उनको हम बलिदान, उनका जो शहीद होना हम क्या कहेंगे? उसको बलिदान कहेंगे। तो बलिदान, तो गोगा जी ने, तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए हेतु बलिदान दिया। गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए बलिदान दिया। चलिए अगला देखिए, समर्पित। समर्पित का मतलब होता है किसी के लिए पूर्ण भाव से जुड़ना, किसी से पूर्ण भाव के साथ जुड़ना समर्पित कहलाता है। तो हम और भी शब्दों को देख सकते हैं। समर्पित, या एक तरह से अर्पण करना, इसको भी हम समर्पित कह सकते हैं। गोगा जी ने अपना जीवन समाज की सेवा में
समर्पित किया। जिज्ञासा, जिज्ञासा को हम क्या कहेंगे बोलिए? जिज्ञासा का अर्थ क्या हो सकता है? जानने की इच्छा, किसी को भी जानने की इच्छा, किसी के बारे में जानने की जो इच्छा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। तो मेरी जिज्ञासा थी कि मैं गोगा जी को बारे में जानूं। चलिए, अगला हमारा प्रश्न अनुमान लगाइए। अनुमान लगाना मतलब आपको दिमाग लगाना है, ठीक है? कल्पना, यदि मीरा के घर गाय, देखो मीरा के घर पे गाय थी तो गाय का दूध निकाल कर खीर बना ली। अगर मान लो मीरा के घर पे गाय नहीं होती, दूध कहां से आता? बताओ कहां से आता? बताइए कहां से आता? सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए। मीरा के घर पे गाय थी तो मीरा के घर पे गाय थी तो दूध निकाल के खीर बना ली। अगर मान लो मीरा के घर पे गाय नहीं होती और खीर बनानी होती तेजा जी के थान पर भोग लगाने के लिए, कहां से लाते दूध? डेयरी से। तो डेयरी से। चलिए, आप पालतू जानवरों की देखभाल कैसे करते हैं? उनको खाना खिलाकर। फिर आगे, शहरों में दूध की व्यवस्था कैसे होती है? डेयरी उद्योग के माध्यम से, डेयरी व्यवसाय से, डेयरी व्यवसाय के सहयोग से। अब देखो नीचे कुछ, अगला जो हमारा प्रश्न है, नीचे दो मुहावरे दिए गए। अपने साथियों से बातचीत कर इनके अर्थ का पता लगाइए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला जो है, दूध की नदियां बहना। अब ये मुहावरे क्या होते हैं कि जनमानस में कुछ कहावतें प्रसिद्ध होती है, उनको तो हम कहते हैं लोकोक्ति। और किसी बात को गंभीर संदेश के रूप में बताने के लिए हम एक नवीन तरीके का उपयोग करते हैं और उस बात को एक अन्य तरीके से हम जब स्पष्ट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं, ठीक है? तो दूध की नदियां बहना। अब दूध की नदियां बहने का मतलब, इसका मतलब ये बात, ये ऐसा नहीं है कि जैसे नदी में पानी बहता है वैसे दूध बहता रहे, ऐसा नहीं है। इस बात के पीछे कोई दूसरा संदेश है। तो दूध की नदियां बहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे बहुत आनंद होना या सब कुछ सुख सुविधाएं उसके पास, किसी के पास उपलब्ध रहती है। अत्यधिक खुशहाली हो सकती है, धन धान्य से परिपूर्ण हो सकती है। उसको हम, या सही शब्दों में कहें तो धन धान्य से परिपूर्ण होना ही दूध की नदियां बहना है। तो धन धान्य से परिपूर्ण होना। तो अब हम इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे कि
उसके गांव में दूध की नदियाँ उसके गांव में दूध की नदियाँ बहती है। मतलब उसका गांव बहुत समृद्धशील है, वहाँ पर सभी लोगों का जीवन खुशी से भरपूर है और वहाँ पर धन धान्य से परिपूर्ण सभी लोगों का परिवार। दूध का दूध और पानी का पानी, मतलब दूध का दूध और पानी का मतलब सच्चाई। सच्चाई सामने तो इसका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी छुपाता है और फिर कोई एक व्यक्ति उसकी सच्चाई का पता लगा लेता है, तो हम कह सकते हैं कि उसने बात की सच्चाई का पता लगाकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। उसने सही बात का पता लगाकर दूध का दूध पानी का पानी। अब देखो निम्नलिखित वाक्यों में वचन का मतलब होता है कि कितने प्रकार के होते हैं वचन। दो, एक वचन, बहुवचन, जो किसी की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं। तो जैसे एक वचन में क्या होगा, एक वस्तु होगी, बहुवचन में एक से ज्यादा होगी। तो नीचे दिए गए वाक्यों में वचन पहचाने और वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखें। पहले तो वचन पहचानना है कि कौन सा वचन है, और उसके बाद वचन को बदलकर वाक्य को पूरा वापस से लिखना है। पहला तो गाय खेत में चर रही है। अब यहाँ पर एक वचन है गाय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गाय। गाय खेत में चर रही है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमने वचन को गाय एक वचन था और गाय का बहुवचन हमने गाय लिख के बच्चे। अब देखो बच्चे मतलब एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे, तो बहुत सारे बच्चे हैं तो बहुवचन हो गया। तो हमें क्या करना है, वचन बदलना है। तो हम वचन बहुवचन का एक वचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चा। तो क्या वाक्य बन जाएगा, बच्चा दूध पीता है। अगला जो हमारा वाक्य है, मंदिर में दीपक जल रहा था। अब कितना दीपक जल रहा था, एक दीपक। इसका मतलब इस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो हमें वचन को बदलना है और वचन बदलेंगे तो दीपक जल रहा था। अब दीपक का बहुवचन दीपक ही होगा, लेकिन रहा था की जगह हम क्या कर देंगे, रहे थे। क्या करेंगे, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मंदिर में दीपक जल रहे थे। मंदिर में दीपक जल रहे थे। अगला नीचे दिए गए वाक्यों में लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग हम किसको कहेंगे, जो पुरुष होने का बोध कराते हैं। स्त्रीलिंग वे शब्द होते हैं जो किसी स्त्री का बोध कराते हैं। पहचाने और लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। तो यहाँ पर पहले लिंग की पहचान करनी है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। उसके बाद हमें लिंग को बदलकर वाक्य को पुनः लिखना है। पिताजी कहानी सुना रहे हैं। अब पिताजी पुल्लिंग हो गया,
तो पिताजी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? माताजी। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? माताजी कहानी सुना रही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? माताजी कहानी सुना रही है। अगला है मालिन माला बना रही थी। अब देखो मालिन, मालिन स्त्रीलिंग हो गया और मालिन का पुल्लिंग हो जाता है माली। को क्या हो जाता है? माली माला बना रहा था। गाय चारा खा रही है। तो गाय स्त्रीलिंग हो गया। अब गाय का पुल्लिंग हो जाएगा बेल। तो बेल चारा खा रहा है। अगला जो है हमारा बंदर पेड़ पर कूद रहा है। बंदर एक पुल्लिंग शब्द है, तो हम स्त्रीलिंग इसका हो जाएगा बंदरिया। क्या हो जाएगा? बंदरिया पेड़ पर कूद रही है। अब देखिए यहां पर अगला जो वाक्य है, नीचे दिए गए वाक्य कार्य के अलग अलग समय में होने की जानकारी दे रहे हैं और इसे हम काल कहते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो कोई भी कार्य किसी अलग अलग समय में होने की जानकारी देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल का मतलब होता है समय। अब समय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। जो बीत चुका है वो भूतकाल, जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो वर्तमान काल, और जो भविष्य आने वाला समय होगा वो भविष्य काल। जैसे यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं। रतन स्कूल जाता था। इसका मतलब रतन कब जाता है? अभी नहीं, पहले जाता था, पहले पुराने समय की बात हो रही थी, ये भूतकाल हो गया। राधिका स्कूल जाती है, तो वर्तमान काल हो गया, मतलब अभी भी जाती है। विशाल स्कूल जाएगा, मतलब अभी विशाल स्कूल जाता नहीं है, आने वाले समय में वह स्कूल जाएगा। तो हमारा ये हो गया भविष्य काल। तो काल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, भूत, वर्तमान और भविष्य। अब इनकी पहचान कैसे होगी साहब? तो देखो यहाँ पर जहां पे भूतकाल होगा वहां क्या मिलेगा आपको? था। क्या मिलेगा? था। वर्तमान में देखो यहाँ पर क्या आया? रतन स्कूल जाता था। राधिका स्कूल जाती है, वर्तमान में क्या मिलेगा? है मिलेगा। और विशाल स्कूल जाएगा, क्या मिलेगा? गा मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम पहचान करते हैं और सही काल को लिखते हैं। देखिए, मीरा रोज सुबह जल्दी उठती है। अब देखिए क्या आया है? ती है, मतलब रोज सुबह जल्दी उठती है। इसका मतलब वह रोजाना उसकी आदत है, और ये रोज उठती है। इसका मतलब ये कौन सा वाक्य हो गया? कौन से काल का वाक्य हो गया? वर्तमान। कौन सा हो गया इसमें? कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल। पिताजी खेत पर गए। अब खेत पर गए, कब गए? ये कुछ पता चल रहा है क्या? कल हो सकता है, कल भी गए हो। गए, पिताजी खेत पर गए मतलब पहले ही जा चुके हैं, तो इसको भी हम भूतकाल कह सकते हैं। गुरुजी हमें पोषक तत्व, दूध के पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे। अब देखो गुरुजी ने ना तो पहले बताया था, ना भी बताया है। क्या करेगा गुरुजी? क्या करेंगे? आने वाले समय में बताएंगे, अभी नहीं बताया। इसका मतलब भविष्य की बात हो गई। तो ये कौन सा काल हो गया? भविष्य काल। तो इस तरीके से हमारे तीसरे अध्याय के प्रश्न उत्तर पूर्ण हुए। तो हमने व्याकरण भी पढ़ी इसके साथ साथ, और कुछ लोक देवताओं के बारे में जानकारी ली, और अब हम थोड़ा सा एक पहेली आपके पीछे दी हुई है,
और इस पहेली में से शब्दों को खोज के आपको नीचे दी गई सारणी में लिखना है। तो ये एक्टिविटी है, ये आपको स्वयं अपने स्तर पर करना है। कैसे, कौन कौन से शब्द, दूध से बनी चीज़ों के नाम इसमें से खोजोगे, दूध से क्या क्या बनी हुई चीज़ें हैं, और दूध से बनी चीज़ों के अलावा और कौन से शब्द हैं वो भी आपको इसमें लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब देखो बढ़िया सा, अगर आप पढ़ने की इच्छा रखते हैं, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो एक बढ़िया सी कविता आपके दी हुई है। दूध बहुत गुणकारी, गोरा गोरा धवल सफेद है। धवल का मतलब सफ़ेद है, धवल उजला, सफ़ेद, गोरा गोरा धवल श्वेत है। पौष्टिक पूर्ण आहार है ये, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, कैल्शियम का आधार है ये, कमजोरी मिटाए, ऊर्जा लाए, थकान मिटाए सारी, दूध बड़ा गुणकारी। इससे जमाओ दही बनाओ, लच्छी छाछ पियो रे, पियो प्यारे, मथ कर माखन को निकलाओ, फाड़ पनीर खाओ प्यारे, दूध उबालो मावा बन जाए घी, शरीर का हितकारी, दूध बड़ा गुणकारी। इसकी मलाई लच्छे मावा, कितने स्वाद भरे न्यारे, और मिठाई इतनी बनती गिनते गिनते हम हारे, दूध पियोगे खूब बढ़ोगे, दूध बड़ा उपकारी, दूध बड़ा गुणकारी। तो ये दूध के बारे में बढ़िया सी कविता है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, इसे याद कर सकते हो, ये आपकी रुचि के ऊपर है। आपको अगर कविता पढ़ना अच्छा लगता है तो आप इसे पढ़िए, आप इसको याद करिए। धन्यवाद।